माँ शारदा के श्री चरणों में नमन करता हूँ और माँ भारती जिनका चित्र यहाँ लगा है उनका आत्मीय अभिनंदन करता हूँ और नमन करता हूँ। हम सब ने मिलकर जिस दीप शिखा को यहाँ आरंभ में प्रज्वलित किया है, मैं उम्मीद करता हूँ कि अगले 2 दिनों के सभी सत्रों में उसका उजाला हमें अधिक ज्ञानवान बनाएगा। आदरणीय इंद्रेश कुमार जी, आदरणीय सौरेश भट्टाचार्य जी, जसवीर जी अभी मंच पर नहीं हैं, पर शुरुआत में बहुत अच्छी प्रस्तावना रखी। प्रोफेसर राधेश्याम जी, विक्रमादित्य जी, लांबा साहब, बहुत ऐसे विशिष्ट लोग सभागार में मौजूद हैं कि मैं खुद को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूं। और जिस कल्चरल ऑनेस्टी की, सांस्कृतिक ईमानदारी की बात इंद्रेश जी ने कही और बहुत अच्छा संशोधन उन्होंने शब्द में किया, प्रस्तुति में, क्योंकि शब्दों के अर्थ होते हैं और अर्थ से ही उस शब्द की सत्ता कायम होती है। अगर शब्द दिशा भटक जाए तो विचार भी दिशा भटक जाता है। तो उसी ईमानदारी से मैं कहूँगा कि मुझे बहुत प्रसन्नता है कि विद्वज्जनों की इस सभा में मुझे अपनी बात रखने का अवसर दिया गया है। मुझे और भी अधिक प्रसन्नता होती कि दिल्ली के विश्वविद्यालय के एक सभागार में हम ये कर रहे हैं और उसमें बहुत सारे शिक्षक वृंद हैं, विषय के विशेषज्ञ हैं, देश की सामाजिक, सांस्कृतिक और राष्ट्रीय धड़कनों से जुड़े हुए वो लोग हैं जो इस राष्ट्रीय चेतना से जुड़े महत्वपूर्ण विषय को समझते हैं, जिसकी अलख इंद्रेश जी ने जगाई। इसमें इसी विश्वविद्यालय के परिसर में मौजूद युवाओं की ज्यादा भागीदारी होगी तो मुझे लगता है कि इसके मानी और ज्यादा बड़े होंगे। हालांकि सोशल मीडिया है, डिजिटल मीडिया है और उसके माध्यम से विचार पुलोक जी और अधिक प्रभावित होगा, लेकिन ये बात वहीं पहुंचनी चाहिए जहां तक पहुंचनी जरूरी है। जिनके मन में, जिनकी घुट्टी में भारत माँ की माटी और उसके विचार शुरू से प्रवाहित हैं, वही तो इस राष्ट्रीय चेतना की अलग को लेकर लड़ रहे हैं। लेकिन जिनको राष्ट्र और राष्ट्रवाद की नई परिभाषा सिखाने की जरूरत है, उन तक इस विचार का प्रवाह पहुंचना जरूरी है और इस तरह के प्रयासों से ही पहुंचेगा। लेकिन चाहे आक्रांताओं से लड़ाई रही हो, चाहे अंग्रेजों से लड़ाई रही हो, चाहे सामाजिक विषमताओं से लड़ाई रही हो, लड़ने वाले चंद लोग ही होते हैं और उसकी जीत का आनंद लेने वाला समूचा समाज होता है। ऐसे ही ये लोग, जो हम लोग इकट्ठा हुए इस सभागार में, मुझे लगता है कि जब हम राष्ट्र और उसकी चेतना की नई परिभाषा गढ़ेंगे तो उसका विचार, उसका प्रभाव उन लोगों तक पहुंचेगा जिनको इनका लाभ दरअसल मिलना चाहिए। और को हो नृप हमें का हानि वाले विचार में बैठे रहने वाले इस वृहत समाज को जगाना और जोड़ना जितना आज आवश्यक है, उससे पहले कभी नहीं था। इंद्रेश जी, मैं आपकी इस पहल का बहुत साधुवाद करता हूं, धन्यवाद देता हूं, क्योंकि जब विद्यालय में इतिहास की पुस्तकों में, सामाजिक विज्ञान की पुस्तकों में और अखबारों के संपादकीय में राष्ट्र की परिभाषा को समझने और उसको अपने बाल मन में गढ़ने का प्रयत्न किया, तो एक ही बात समझ में आई कि अब 1947 के भारत में राष्ट्रीयता के नए प्रतीक चिन्ह और नई परिभाषा गढ़ने की सबसे पहली आवश्यकता है। क्योंकि उन पुस्तकों को पढ़कर, उन फिल्मों को देखकर, उन परिभाषाओं को समझकर ये लगता है कि राष्ट्रीय चेतना मतलब सबसे बड़ी वो थी जब हम आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे, और जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में सर्वोच्च बलिदान दिया तो वो आज़ादी, वो राष्ट्रभक्ति है। और नहीं तो फिर सरहद पर अगर हम जाकर सेना के लिए लड़ते हैं, सेना की तरफ से, वो सर्वोच्च, और वो है, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन देश के भीतर का राष्ट्रवाद इस वजह से हम नहीं बन पाए क्योंकि देश के भीतर राष्ट्रीयता की नई परिभाषाएं गढ़ने में हम नाकामयाब रहे। पहले तो शुरुआत इसी से करनी चाहिए। वो सैनिक वहां पर लड़ेगा और आप यहां अत्याचार, दुराचार और भ्रष्टाचार के दलदल में धंसे रहोगे तो उस सैनिक का हौसला भी कम होगा। जो सैनिक यहां बैठे हैं मेरे बात की तायीद करेंगे। वो सरहद पर देश की रक्षा करेगा और देश भीतर से टूटेगा तो हमको सरहद से बार बार सैनिक को बुलाकर देश के भीतर की लड़ाई में भी झोंकना पड़ेगा। और ये हुआ है। वो क्यों हुआ है? क्योंकि हमको लगता है कि हम आजाद हो गए तो हम सड़क पर कचरा फेंक सकते, हमको लगता है कि लाल बत्ती पर रुकना हमारी शान के खिलाफ है,
हमको लगता है कि नियम को तोड़ना हम सबसे बड़ा राष्ट्रवाद कर रहे हैं, और हमें लगता है कि हमारे पास जो पैसे और शक्ति का पोजीशन का रसूख है उसका दुरुपयोग करना सबसे बड़ा, और ये राष्ट्रवाद को लेकर सबसे बड़ी गाली। और वो इस हद तक जा चुका है कि हम इतने अंधे हो चुके हैं उस पूरी धन लोलुपता और पावर की लोलुपता के पीछे कि राष्ट्र में होने वाले सांस्कृतिक और सामाजिक आक्रमणों से हम पूरी तरह से अनभिज्ञ हैं। हर हाथ में मौजूद मोबाइल के माध्यम से जो सांस्कृतिक आक्रमण हम पर हो रहे हैं वो आज जिस तेजी तक पहुंच चुके हैं। बहुत अच्छी बात कह रहे थे विक्रमादित्य कि इजराइल की और जो लड़ाई है पूरी हमास की और रशिया और यूक्रेन की लड़ाई है, वो दरअसल हमको बताती है कि आज के जमाने में लड़ाई केवल बम बारूद तक सीमित नहीं है। परमाणु बमों के जखीरे डराने के लिए और शक्ति संतुलन कायम करने के लिए काम में आ सकते हैं, लेकिन फेंकने के लिए तो राष्ट्रवाद पर प्रहार सबसे पहले हो, और वो हो रहा है। और धीरे धीरे अब किसी ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में आके व्यापार करके और फिर सत्ता पर कायम होने की आवश्यकता बची ही नहीं है। उसको आपके विचार पर कायम होना है, आपके मोबाइल के माध्यम से बस। और वो विचार इस हद तक जा चुका है कि हम रावण को पूजने लगते हैं और औरंगजेब को महान बताने लगते हैं। और उस वर्तमान परिस्थिति में अगर राष्ट्रवाद की बात नहीं होगी तो कब होगी? हम ये कब समझा पाएंगे कि राष्ट्र नहीं है तो हम भी नहीं है। हमारा अस्तित्व ही इस राष्ट्र से, इस मातृभूमि से है। और ये कौन समझाएगा, ये कौन समझाएगा कि सदियों तक हमें किस तरीके से प्रताड़ित किया गया और किस तरीके से हमारी जो उदारता है उसका दुरुपयोग किया गया है इस दुनिया में। जब हम कहते हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, आपने कहा भी सर्वे संकुल, और हम कहते हैं सबे भूमि गोपाल की, और हम कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, तब हम ये भी कहते हैं कि हम किसी की जमीन पर आक्रमण नहीं करेंगे। लेकिन जब हमारी जमीन पर लगातार आक्रमण हुए, हमारे मन पर आक्रमण हुए, हमारी संस्कृति पर आक्रमण हुए, हमारे देवालयों पर आक्रमण हुए, उन आक्रमणों का प्रत्युत्तर भी हम नहीं देंगे। और अगर आज हम नहीं खड़े होंगे तो ये आक्रमण आज से पहले भी ज्यादा घातक होंगे जितने पहले हुए। देश को वहां से निकालना पड़ेगा जब लोगों के मन में, बच्चों के मन में अलग अलग वैचारिक प्रवाहों के माध्यम से यह स्थापित कर दिया गया है। उस कटु सत्य को पहले स्वीकार करना पड़ेगा कि राष्ट्र की बात करना, अपने धर्म और अपनी संस्कृति की बात करना हीनता का भाव है। बौद्धिकता, उदारता और व्यापकता तो इसमें है कि आप सबकी बात करो, अपनी बात भले ही ना करो। ये कहां की बौद्धिकता है? ये कौन सा राष्ट्रवाद है? ये कौन सी ग्लोबल सिटीजनशिप है जो ये बताती है कि आप तो साफ सपेरे टोने टोटकर अंधविश्वास के देश हो जी, और बाकी दुनिया के लोग ज्यादा विद्वान हैं, पाश्चात्य संस्कृति ज्यादा महान है, पश्चिम से चलने वाली हवा में ही सचमुच शुद्धता है, और आपके यहां तो सब गुड़गोबर है। ये सिखाया गया है, ये सत्य है। आज की नई पीढ़ी से, युवाओं से बात तो कीजिए। मैं मीडिया से आता हूं, मैं लगातार पिछले 3 दशकों से मीडिया में, और ज्यादातर समय डिजिटल मीडिया में लगाया है। और जिस तरीके का इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, सर आप सब लोग बड़े बड़े रणनीतिक विशेषज्ञ हैं, आपने जमीन की भी लड़ाई लड़ी है और विचारों की भी लड़ाई लड़ी, क्योंकि स्ट्रैटेजी के बिना जमीन की लड़ाई भी सक्सेसफुल नहीं हो सकती सर। लेकिन इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में हम अभी भी बहुत पीछे हैं, और हमारे दुश्मन हमसे सदियों आगे, और ये स्वीकार करना चाहिए। और मैं एक पत्रकार होने के नाते इस मंच से कहना चाहता हूं कि हम पीछे हैं। इस तरह की सभाओं में, इस तरह की गोष्ठियों में हमारी सारी उत्तेजना निकलकर बाहर आती है और घर जाते जाते वो खत्म हो जाती है। और जो हमारे साथ युद्ध कर रहे हैं वो इससे कहीं छोटी, कहीं संगठित बैठकों में और कहीं ज्यादा व्यवस्थित तरीके से आधुनिक जमाने के टूल्स का उपयोग कर रहे हैं भारत के खिलाफ। और अगर हमारी चेतना में वो नहीं है तो फिर हम फिर से उस शुतुरमुर्ग की दुनिया में, जो रेत में सर धंसाकर सोचता है कि सब बढ़िया हो रहा है, सब अच्छा हो रहा है, हम बहुत महान हो रहे हैं, उस सच्चाई से अगर हम वाकिफ नहीं हैं तो फिर इस तरह की संगोष्ठियां हमें वहां नहीं ले जा पाएगी जहां हमें पहुंचना चाहिए। चाहे कड़वा लगे, पर सच यही, सच यही। मीडिया की बात मैं इसलिए कर रहा था कि जब डिजिटल मीडिया नहीं आया था, जिसका मैं प्रतिनिधित्व करता हूं, ज्यादातर मेरा समय करियर का वहां चला गया। मैंने आने से पहले ही गोलोक जी से भी पूछा था, इंद्रेश जी से भी इजाजत ले, तो थोड़ा सा 2-4 मिनट बोलूंगा सर, कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं तो मैं संक्षेप में भी वाणी को विराम दे सकता हूं। लेकिन एक फिनोमेना है जिसके बारे में मैं हमेशा जब भी मौका मिलता है मंच से बात रखने की कोशिश करता हूं।
एक फिनोमिनल चेंज हुआ है मास कम्युनिकेशन में, जनसंचार में, जिसके माध्यम से पत्रकारिता होती है, जो उसके कोर में है। जब तक 1998-99 तक इंटरनेट एक माध्यम के रूप में नहीं आया था, तब सूचना केवल पारंपरिक माध्यम से ही एक से अनेक तक पहुंचती थी। पहले ढोल नगाड़ों से पहुंचती थी, फिर भित्ति पत्र जो भी आते गए, फिर ट्रेडल के समाचार पत्र आए, फिर समाचार पत्र आ गए, फिर रेडियो आ गया, फिर टेलीविजन आ गया। लेकिन फिर भी एक संगठनिक संस्था वहां काम करती है और फिल्टर लगे हुए हैं और उसके माध्यम से ही सूचना जाएगी। उस फिल्टर में कभी कभी अच्छी सूचना भी अटक जाती थी, इसको मैं स्वीकार करता हूं, लेकिन फिल्टर सर लगे हुए थे। लेकिन ये जो डिजिटल मीडिया आया ना, इसमें क्या हुआ कि वो फिल्टर सारे हट गए। और वो जब फिल्टर हट गए और लोग को पता लगा यार, एक लैपटॉप के माध्यम से, एक फेसबुक पोस्ट के माध्यम से, एक ब्लॉग पोस्ट जब पहले खूब चलती थी एक जमाने में, जो लोग उस जमाने को जानते हैं, 99 से 2008-10 का समय था। और आज इंस्टाग्राम पोस्ट के माध्यम से, पिंटरेस्ट के माध्यम से, और अब तो एआई का जमाना आ गया है, ग्रोक खूब चलन में है। ग्रोक के सवालों पर तो एक लंबी बातचीत हो जाएगी। ग्रोक एक अलग दुनिया है, जेमिनाई है, चैट जीपीटी है और परप्लेक्सिटी भी है, जो अरविंद श्रीनिवास भारतीय मूल के उनका ही बनाया हुआ है। अब उस जमाने तक पहुंचते पहुंचते सबसे पहले शुरुआत में ये हुआ, अच्छा तो मुझे किसी संपादक की, किसी की चीफ ऑफ ब्यूरो की नाक नहीं रगड़नी है, मेरी बात तो सीधे जा सकती है लोगों तक। भाई साहब, मुझे किसी टेलीविजन चैनल के हाथ नहीं जोड़ने की, मेरी खबर दिखा दो, मेरी बात दिखा दो, मेरे विचार दिखा दो। उसका पॉजिटिव एस्पेक्ट ये है कि जो चीजें अच्छी थी, समाज में जानी चाहिए थी और रुक जाती थी, वो जाने लगी। लेकिन उससे ज्यादा बड़ा, गंभीर, ज्यादा खराब और ज्यादा काला पक्ष यह है कि बहुत सारे लोग इस उगते भारत को, इस आगे बढ़ते भारत को, इस आजादी के बाद अपने पैरों पर खड़े हो रहे भारत को लगातार तोड़ने के लिए जिस हथियार को ढूंढ रहे थे, वो हथियार उन्हें मिल गया। अपनी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और फेसबुक लाइब्रेरी के माध्यम से समाज में विष घोलने की उनकी कोशिशें सफल होने लगी, जब उन्होंने व्हाट्सएप पर सच्चे झूठे उस इतिहास को और तोड़े मरोड़े तथ्यों को प्रचारित करना शुरू किया, जो उस फिल्टर में, उस जाली में, उस संपादकीय छलनी में अटक जाते थे, क्योंकि पता होता था कि ये समाज में विष घोलने वाला जहर है और इस जहर को रोकना है। लेकिन उस जहर को रास्ता मिला। बहुत गंभीर बात है इंद्रेश जी इसके आगे की, कि उस जहर को रास्ता मिलने के बाद वो जहर फिर रुका, क्योंकि इंटरनेट माध्यम पर जब वो प्रसारित हुआ तो पोल भी खुलने लगी कि यार ये इनका एजेंडा है, ये पर्सनल एजेंडा है, ये संस्था का एजेंडा है, ये व्यक्ति का एजेंडा है, इसको चलाया जा रहा है, इसको रोकना चाहिए। और जो मीडिया में आता है वो ज्यादा सही है, मीडिया बढ़िया है। जब 2010 के बाद ये होने लगा कि वापस से ये इंटरनेट का जो टूल उनको मिला था, हथियार मिला था, उसकी धार कम होने लगी, तो एक और नया नैरेटिव शब्द आजकल बहुत लोकप्रिय रचा गया, एक और फिनोमिना गढ़ा गया कि मीडिया सारा चोर है। भाई साहब, मीडिया सारा भ्रष्ट है, वो तो गोदी में बैठा है, इसलिए आप मीडिया की मत सुनो, हमारी सुनो। तो जब तक मीडिया पर से विश्वास नहीं टूटेगा, ये हमारा झूठ गंदी नालियों का, जिसको हम बाहर निकालकर प्रवाहित करना चाहते हैं, प्रवाहित कैसे हो? और इसी षड्यंत्र की ओर इशारा करने के लिए मैं इस तरह की सभाओं का उपयोग करता हूं। इस षड्यंत्र से वाकिफ रहिए, इस षड्यंत्र से जागरूक रहिए। राष्ट्रीय जागरण का मंच है, राष्ट्रीयता के जागरण का मंच है। राष्ट्र पर सबसे बड़ा प्रहार इस षड्यंत्र के माध्यम से हो रहा है कि संस्थाओं की विश्वसनीयता खत्म कर दो, संपादकीय की विश्वसनीयता खत्म कर दो, पत्रकार की विश्वसनीयता खत्म कर दो, फिर हमारा गंदा जहर, गंदी नाली का पानी फिर से लोगों के दिमाग में, जहन में घोलने की हमारी जो साजिश है वो कामयाब होगी। और इस साजिश से जब तक हम वाकिफ नहीं होंगे, इस साजिश को लेकर जागरूक नहीं होंगे, तब तक फिर राष्ट्रीयता के इस जागरण का हमारा हवन है, जो यज्ञ है, वो अधूरा रहेगा, हमारी आहुतियां अधूरी रहेंगी। ये बहुत गंभीर, बहुत ज्यादा चौंकाने वाला और चेताने वाला विषय है, और इसके प्रति जागरूकता को लेकर भी आगे आने वाले 2 दिनों के सत्रों में अगर हम बात करते हैं तो मुझे प्रसन्नता होगी, क्योंकि सचमुच सूचना का युद्ध बहुत बड़ा आकार ले चुका है। सूचना के इस युद्ध में जिस तरीके के हथियारों का उपयोग हो रहा है, वो भी अपने आप में आपके किसी सत्र का विषय हो सकता है, लेकिन उसके प्रति सचेत रहना, जागरूक रहना हम सबके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इससे अधिक वक्त मैं आपका नहीं लूंगा, हमें इंद्रेश जी को भी सुनना, और आने वाले 2 दिनों के पूरे सत्र आप सबका इंतजार कर रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि राष्ट्रीयता के जागरण की ये जो अलख जली है और लगातार जलती रहेगी, और उस मुकाम तक पहुंचेगी जब इस राष्ट्र का हर बाशिंदा भारत के प्रति, राष्ट्र के प्रति, मातृभूमि के प्रति समर्पित होगा। हमें किसी से कोई बैर नहीं है। भारत की सबसे बड़ी खूबसूरती है, हमें किसी से कोई वैमनस्य नहीं है। लेकिन आप भारत के नहीं है तो फिर हमारे भी नहीं। पहले आपको भारत का होना पड़ेगा, क्योंकि हमने देख लिया उदारता दिखाकर।
आप दिनकर जी की पंक्तियां ठीक पढ़ रहे थे। हमारी उदारता को हमारी कायरता समझ लिया गया और इससे ज्यादा उदार होकर फिर हम वापिस अपना नुकसान नहीं कर सकते। भाई साहब, बहुत देख लिया, बहुत भोग लिया। भारत में है तो भारत की राष्ट्रीयता के साथ जुड़ेंगे, भारत की बात कहेंगे, तिरंगे को सलाम करेंगे, राष्ट्रीयता के नए प्रतीकों का पालन करेंगे और उसके बाद फिर दुनियादारी की बात आपसे हो जाएगी। कोई दिक्कत नहीं है। हम आपका सम्मान करते हैं, आप हमारा सम्मान कीजिए और उससे पहले हमारे राष्ट्र का सम्मान कीजिए। दिनकर जी की पंक्तियां भी आ गई थी, बहुत खूबसूरत राधे, तो उसी ने मुझे भी प्रोत्साहित किया। इन चंद पंक्तियों के साथ अपना स्थान ग्रहण करूंगा, मां भारती को याद करते हुए और मां भारती को नमन करते हुए कि बदतमीजी कर रहे हैं आज फिर भंवरे चमन में, बदतमीजी कर रहे हैं आज फिर भंवरे चमन में। साथियों, आंधी उठाने का जमाना आ गया है और कुंतलों की छांव में बैठे न निंदियाते रहो तुम, कि फिर शहीदों को जगाने का जमाना आ गया है। जय भारत, वंदे मातरम। कश्चित् मां कश्चित् भाग भवेत् की बात करती है, लेकिन इसी भारतीय संस्कृति में हमारी काव्य परंपरा के कविवर श्रेष्ठ रामधारी सिंह दिनकर, जिनकी कई बार बात हो चुकी, उन्होंने ये भी कहा है कि क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरज। अपनी स्ट्रेटेजिक पॉलिसीज़ में, भारत की विदेश नीति में और सभी नीतियों में दिनकर जी के इस आदर्श को समाहित करने का जो आपका संदेश था, आपके विचारों के लिए एक बार पुनः आपके प्रति धन्यवाद ज्ञापित करते हैं।